अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन PSL स्पेशल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। हमारे साथ हैं बहुत सीनियर तज्जियाकार और बहुत मसरूफ़ आदमी आसिफ खान साहब। आसिफ भाई बहुत शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। सर बहुत शुक्रिया इग्नोर करने के लिए, फ़ोन पे रहने के लिए। कोई नहीं सर, हमारे बच्चे भी ऐसे कर रहे हैं आजकल, इग्नोर कर रहे हैं। और रेडोन के साथ हैं हमारे अच्छे दोस्त वासे हबीब साहब, क्रिकेट पे अच्छी बातें करते हैं और आज बड़े अच्छे कलर्स में बैठे हैं माशाल्लाह से। और उनके साथ हैं डोमेस्टिक क्रिकेटर की जान शान, वेरी गुड ऑफ स्पिनर ताहिर खान साहब। ताहिर भाई शुक्रिया शो पे होने के लिए। तीनों हजरात को वेलकम करता हूँ शो पे। PSL का आज भी ऑफ डे था। थोड़ा सा हम पहले यही तबसरा करते हैं कि इस तरह की लीग में जब 2-3 ऑफ डेज होते हैं तो ऐसा लगता है कि लीग जैसे ख़त्म सी हो गई। आसिफ भाई, डू यू थिंक कि ये थोड़ा सा क्योंकि मैचेस रीस्केड्यूल हुए, 7 से स्टार्ट होने थे, 9 से स्टार्ट होने, डू यू थिंक कि थोड़ा सा हिट करता है? बिकॉज यू नो एक एनर्जी थोड़ी गिरती हुई दिखती है। लेकिन देखिए उसमें एनर्जी का दूसरा अंसर ये है कि आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं यहाँ पे। आज आ गए हैं, आ नहीं रहे, आ गए हैं। कराची की टीम अपने तमाम प्लेयर्स के साथ लैंड कर चुकी है। कोलन इनग्रम इस वक्त जिस शहर में हम बैठे हैं, कोलन इनग्रम भी उसी शहर में, हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। क्या बात। तो ये एक एक्साइटमेंट का पहलू है। बाकी हमें ये कॉस्ट तो देनी है कि आप जब UAE से उठ के यहाँ आए तो ब्रॉडकास्टर्स भी अपना सारा सामान यहाँ लेकर आए हैं, वो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, फिर ग्राउंड की ब्रांडिंग है, साइड में क्या क्या चीज़ें लगनी हैं, जो आपने इतने सारे ब्रांड्स वहाँ रखे हुए देखे थे वो सारे यहाँ दोबारा से इंस्टॉल होने हैं। हर चीज़ बिल्कुल वैसी ही बनानी है जैसी अबू धाबी में आपने छोड़ी थी, इवन बेटर। तो उसमें आपको वक्त तो लगेगा। ये थोड़ी सी कॉस्ट है, ये पे कीजिए। इस साल कर लें, अगले साल आपको शायद ये ना करनी पड़े। अगले साल शायद आप पूरी ही PSL पाकिस्तान में देखें। फिर ये ना कहिएगा फैसल कि यार बोर हो गए, क्रिकेट ही क्रिकेट हो गया। नहीं, ऐसा क्रिकेट से बोर होने वाली कौम तो है ही नहीं। वासी की तरफ आते हैं। वासे भाई, आसिफ भाई ने देखें कैसी एनर्जी डाली। अभी हम थोड़ा सा ये थे कि यार मैचेस, बट ही इज़ लाइक कि देखो उस शहर में बैठे जहाँ कॉलिन इंग्रम आया हुआ है, शेन वॉटसन ने आने का कह दिया है। कल जो है प्रैक्टिस भी होनी है, क्वेटा भी प्रैक्टिस करेगा नेशनल स्टेडियम में, लाहौर भी प्रैक्टिस करेगा। सो हाउ गुड ऑल ऑफ दीज साइंस आर? बिल्कुल बहुत अच्छा साइन है। और इंग्रम भी आ गए हैं, मनरो भी आ गए हैं, तमाम लिविंगस्टन भी आ गए हैं। और कल जो है वो कलंदर्स के सारे ओवरसीज प्लेयर्स भी यहाँ पहुँचने वाले हैं कल दोपहर 3 बजे। और कल उनकी भी प्रैक्टिस जो है वो स्केड्यूल है। तो बड़ा पॉजिटिव साइन है। और कल ही से हम देखेंगे कि स्टेडियम में जो है वो रश लगना शुरू हो जाएगा और उनकी फुटेजेस बनेंगी, पैकेजेस बनेंगे, पूरा मीडिया इन्वॉल्व हो जाता है जब प्रैक्टिस भी होती है। लास्ट टाइम भी हमने इसी तरह से देखा। तो बहुत ही पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के लिए, शहर कराची के लिए। और मैं आज नोट कर रहा था लास्ट टाइम की बनिस्बत ज़्यादा हो गया है नेशनल स्टेडियम के अतराफ़ में जितने भी साइन बोर्ड्स हैं उनके पास खड़े होकर, मतलब एक जम्बा गफ़ीर हो गया है। बहुत जो तस्वीर बनवा रहे हैं माशाल्लाह से, तो आप खुशियों का अंदाज़ा तो लगा सकते हैं। आई थिंक के टिकट्स अभी बहुत ज़्यादा लोग और भी मांगेंगे। सो ये बेसिकली हमारा शो बिल्डअप टू द लास्ट 8 मैचेस हो रहा है। ताहिर, यू हैव बीन टू नेशनल स्टेडियम टुडे और हमने देखा, आपने बात की कि स्पाइडर कैम्प भी इंस्टॉल हो रहा है और जैसे आसिफ भाई ने भी कहा कि वही फैसिलिटीज़ और उससे बेहतर प्रोडक्शन क्वालिटी लाने की कोशिश की जा रही है। ग्राउंड का लुक पे भी बहुत काम हुआ है। सो अगर हमारे व्यूअर्स को बताएंगे बाउंड्रीज किस तरह की होंगी, किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, तो व्यूअर्स विल गेट टू नो के क्या तैयारियां चल रही हैं। जी फैसल भाई, आज मेरा विजिट हुआ था नेशनल स्टेडियम कराची को और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था स्टेडियम। स्पेशली जो सिटिंग अरेंजमेंट जो की हुई है, जो कलरिंग उसमें लाई हुई है, वो फ्लेवर उसने पैदा किया है। लश ग्रीन आउटफील्ड है और पिचेस बेसिकली फ्लैट बनाई जा रही हैं। अभी थोड़ा सा और काम उस पर होना है। साइड पिचेस बनाई हैं, प्रैक्टिस की पिचेस बनाई हुई हैं जो नॉर्मली ड्यूरिंग मैच के दौरान आप प्रैक्टिस करते हैं। आउटफील्ड बड़ी अच्छी है, फास्ट आउटफील्ड है और बाउंड्री छोटी की हुई है, एटलीस्ट 60 to 62 मीटर्स की बाउंड्री की हुई है, विच इज़ अ गुड साइन फॉर द सिक्सेज एंड बाउंड्रीज। क्योंकि T20 बेसिकली ऐसा है कि वो एनर्जी पैदा करता है बाउंड्रीज से ही। छक्के लगते हैं, चौके लगते हैं, लोग खुश होते हैं और बॉलर परेशान होता है, बैट्समैन खुश होता है, फिर जब बैट्समैन आउट होता है तो बॉलर खुश हो जाता है। तो बेसिकली दिस इज कॉम्पैक्ट, एक कॉम्बिनेशन है एक डिलाइटफुल थिंग्स का। और स्टेडियम की जितनी मैं बात करूँगा, मैं यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैं बात करूँगा, बहुत जल्दी, क्योंकि सडनली सारे मैचेस यहाँ आना, फिर आसिफ भाई ने से बताया ब्रॉडकास्टर यहाँ आए हैं और आज वो स्पाइडर कैम्प भी मैंने लाइव पहली दफ़ा देखा। तो वैसे तो हम TV पे देखते हैं, लाइव वो जाके इंस्टॉल हो रहा था वहाँ पर। बहुत खूबसूरत लगा था कि एक इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर आपको मिल रहा है। वेरी ट्रू। आसिफ भाई, थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस की बात करें तो हमेशा की तरह इस बार भी जब आप मोस्ट रन्स देखते हैं तो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जब आप मोस्ट विकेट्स देखते हैं तो लोकल प्लेयर्स हैं, विच ऑल्सो टेल्स यू कि अगेन इस लीग से आपको बॉलर्स ज़्यादा मिलेंगे। हालांकि जो टॉप पे हैं तो वो तो सीनियर ही बॉलर हैं हमारे, एक तरह से हसन अली हैं, लेकिन बैटिंग
में जो है वो फॉरेन प्लेयर्स राज कर रहे हैं। सबसे ऊपर शेन वॉटसन है, फिर उसके बाद राइली ल्यूक रॉन्की हैं, फिर लिविंगस्टन है, फिर राइली रूसो का भी नंबर है, 4th पे शोएब मलिक हैं। सो हाउ डू यू सी इट गोइंग? आपको लगता है कि अगर बैटिंग से कोई स्टार्स इसमें होते, हमारे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स होते या नया कोई टैलेंट मिलता तो और अच्छा होता? और अच्छा होता, ज़रूर अच्छा होता, लेकिन देखें टॉप ऑर्डर में कौन कौन बैटिंग कर रहा है। तमाम ही टीम्स में आप देख लें कि वहाँ फॉरेन टॉप ऑर्डर में पहले 3 में आप ले लें या पहले 4 में ओवरसीज़ प्लेयर्स ज़्यादा हैं या लोकल प्लेयर्स ज़्यादा हैं। सही है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्यों ज़्यादा रन्स बनाए जा रहे हैं। अच्छा, और आप यहाँ सही ये कह रहे भी हैं, हुआ दोनों जो ओवरसीज प्लेयर्स टॉप पे हैं वो दोनों ऊपर खेलते हैं। और दूसरा कौन ज़्यादा रन्स कर रहा है? इस लीग का जो मिजाज रहा है कि आपका टॉप ऑर्डर उड़ जाता है तो फिर 6, 5वें, 6, 7वें नंबर के जो बैट्समैन हैं वो रन्स कर रहे हैं। तो वहाँ देख लें कि ओवरसीज़ प्लेयर्स ज़्यादा हैं या फॉरेन प्लेयर्स ज़्यादा हैं। इस्लामाबाद में आपको मिक्स नज़र आएगा, ज़ल्मी में आपको फॉरेन प्लेयर्स नज़र आएंगे, कोयटा में आपको सरफराज हैं, सरफराज के साथ आपको लोकल प्लेयर नज़र आएगा। तो इसी तरह ये कॉम्पोजिशन है, या तो टॉप वाले रन्स कर रहे हैं या फिर मिडिल ऑर्डर रन कर रहा है। सही है। तो वहाँ पे आपके पास फॉरेन प्लेयर मौजूद है, शायद ये वजह है। और दूसरा ये कि स्टार्ट तो हमारे प्लेयर्स ने भी अच्छा लिया था। बाबर आजम आगे थे, शोएब मलिक आगे थे, फ़खर जमान ने भी 1-2 मैचेस में आपको झलक दिखाई, लेकिन वो उसके अलावा हमारे जो मुल्तान के प्लेयर हैं उमर सिद्दीक, उन्होंने अच्छा स्टार्ट लिया था। फिर अहमद शहजाद अब जागे हैं आखिर में आके, लेकिन अब भी उनके पास कुछ मैचेस बाकी हैं। तो ये स्टार्ट अगर शुरू से मिल जाता है या शुरू से जिनको स्टार्ट मिला है उसको अगर वो उसको ऐड ऑन करते चले जाते तो हमारे प्लेयर्स भी इस लिस्ट में आपको बिल्कुल सही। और आसिफ भाई ने वैसे जो प्लेयर्स की बात की ना जो अच्छे रन्स कर रहे थे, उसमें एक बड़ा नाम था उमर अकमल का। कहाँ खो गए वो अचानक से? सबसे पहले वो टॉप पर थे 3 मैचेस के बाद, और फिर रैपिडली वो नीचे आ गए। शायद अब कोई सी अश्योरेंस मिल गई हो उनको कि वो सिलेक्ट हो जाएंगे आने वाली सीरीज में, दैट्स वाई। लेकिन अर्ली ऑन जो उन्होंने झलक दिखाई थी अपनी बैटिंग की और जिम्मेदारी दिखाई थी, तो वो बाद में मिसिंग लगा। और अपार्ट फ्रॉम आई होप ये वो बुझता हुआ दिया ना हो जो बुझने से पहले नहीं, पड़ा था। लेकिन अभी हम देखेंगे इनको क्वालिफायर्स में एटलीस्ट के ये अच्छा करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद करते हैं। फॉर्म भी अच्छी लग रही है और फिटनेस भी बेहतर है, बहुत फिटनेस बेहतर है। बिल्कुल सही बात है। ताहिर, क्योंकि बॉलिंग आप कराते हैं तो बॉलर्स की अगर तरफ देखें तो हम सबके मुंह पे होगा हसन अली तो टॉप पे हैं, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी के सेकंड पोजीशन पे कौन है। और जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तानी बॉलर्स आपको जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करते हुए दिखते हैं व्हेन इट कम्स टू टेकिंग विकेट्स। और अच्छी बात यह है कि आपको उमर खान जैसा स्पिनर दिखा, और ये बड़े पॉजिटिव साइंस हैं कि अच्छे बॉलर्स आपको मिले हैं इस बार भी PSL से। देखिए डेफिनेटली सबसे बड़ी बात कि हम लास्ट अगर 2-3 साल से देखें तो हमारे पास लेफ्ट आर्म पेसर्स की भरमार आ रही थी, लेफ्ट आर्म आ जा रहे थे, लेकिन इस PSL में आपके पास राइट आर्म फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं। ये जो हम लैग कर रहे थे, हमारे पास हसन अली था या फ़हीम अशरफ था, उसके अलावा और हमारे पास राइट आर्म आ ही नहीं रहता। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए तो वहाँ पर आपको आउट स्विंगर बॉलर बहुत जरूरी है। आउट स्विंग बॉल ऐसी होती है कि फैसल भाई के बड़े से बड़ा बैट्समैन भी उस पर वीक होता है। जरा सा अच्छा बॉल आउट स्विंग होता है तो वो कॉट बैंड में आता है या वो बोल्ड हो जाता है। तो ये हम लैग कर रहे थे। ठीक है, ये लड़के आ रहे हैं, आप स्ट्रेट अवे उनको नहीं खिलाएं, आप उनको एटलीस्ट दे पुट इन द डोमेस्टिक क्रिकेट, उनको 1-2 साल खेलने दें, एक्सपीरियंस होने दें। जब उनको एक्सपीरियंस लगेगा, जब मार पड़ेगी ना, तब उनको अकल ठिकाने आएगी कि हाँ यार बॉल किस तरह करनी है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने छेड़ दिया है और इस पर आसिफ भाई पे जाना बनता है। आसिफ भाई, जनरली हमने ये किया है कि हम PSL के जो एक्सेप्शनल टैलेंट हमें लगता है उसको थ्रो करते हैं डायरेक्टली इंटरनेशनल क्रिकेट में। ताहिर कह रहे हैं कि नहीं, उनको आप डायरेक्टली ना थ्रो करें, जैसे हसनैन जैसा टैलेंट है या हारिस रऊफ जैसे बॉलर हैं या इवन उमर खान है फॉर दैट मैटर। तो उनको क्या देखना चाहिए कि उनको वर्ल्ड कप में हम टीम का हिस्सा बनाएं, या आपको लगता है कि डू यू एग्री विद ताहिर्स पॉइंट कि उनको पहले आप ग्रिल करें थोड़ा? अभी देखिए, मैं इसमें एक दूसरी बात करता हूँ आपसे। वर्ल्ड कप खिलाएं उनको आप, अच्छा, लेकिन ये 20 ओवर वाला वर्ल्ड कप खिलाएं। 20 ओवर वाला वर्ल्ड कप 2020 में आ रहा है, 1 साल का गैप है। आपने देख लिया ना, ये 4-4 ओवर के बॉलर, तब तक तो एक और PSL 4-4 आने दें, PSL एक तैयारी आपको मिल जाएगी। ये 4-4 ओवर के बॉलर्स अभी आपको लग रहे हैं ना, तो ये बात ताहिर की बिल्कुल ठीक है। हम यही बात कर रहे हैं कि इनको 50 ओवर्स में ना लेके जाएं और टेस्ट मैच तो बिल्कुल ही दूर रखें इनसे। लेकिन अगर आपने इनको रखना ही है कि इनको पहले इंटरनेशनल फ्लेवर देना ही देना है, तो 2020 का बंच बना लें अभी आप। सही है। जो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होना है, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको हो सकता है ये वाले बॉलर्स कारआमद भी हों। उस वक्त तक जो बॉलर भी रहे, इसमें से हसनैन का तो एक्सपीरियंस भी है ऑस्ट्रेलिया खेलने का, हसनैन का भी है, शाहीन का भी है, और इनमें से हारिस रऊफ का भी है, ये भी खेले हैं। हारिस रऊफ, हसनैन, इलियास, मूसा, ये आपके 4 फास्ट बॉलर्स आए हैं। और उसके अलावा अली शफीक मुल्तान सुल्तान्स के, उनमें भी पोटेंशियल है। उसके अलावा उमर खान एक आउटस्टैंडिंग स्पिनर आपके पास आए। इनको तैयार अगर करना ही है, साथ साथ इनको ट्रेन करें, मुख्तलिफ तरीके से ट्रेन करें। अभी पाकिस्तान
कप भी आ रहा है अगले महीने, उसमें भी ये मजीद टेस्ट होंगे। उसके बाद फिर इनको अगर आपने रखना ही है तो अपने T20 वर्ल्ड कप के प्लान में रख लें इनको आप। बिल्कुल सही है। वैसे आपको लगता है कि ये प्लेयर्स विलिंग होंगे कि डोमेस्टिक का हिस्सा बने और डोमेस्टिक में ग्रिल हों? बिकॉज हम जनरली देखते हैं कि डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को क्रेडिट नहीं मिलता, मतलब वो उसका सिलेक्ट होने या ना सिलेक्ट होने पे कोई फ़र्क नहीं होता आपके। यही बात है ना कि माइंड सेट बदलना होगा नौजवानों का कि यार पाकिस्तान सुपर लीग में आप लाइमलाइट में तो आ जाएंगे परफॉर्म करके, लेकिन आपको बड़ी क्रिकेट में परफॉर्म करना होगा। इवन इन ओडीआई फॉर्मेट आप देखें कि आपको 2 दफ़ा तो कम से कम बॉलिंग करनी होती है इन 2 स्पेल्स, तो आपका दूसरा स्पेल कितना बेहतर होता है ये तयन करे आपकी सिलेक्शन का, ना कि आपके 4 ओवर का एक स्पेल। ड्यूरिंग दोस 50 ओवर्स आप कितनी जगहों पे आप यूज हो सकते हैं, जगहों पे आप ब्रेक यूज हो करने के सकते हैं लिए कि आप नए बॉल से कैसे हाँ। हैं, फिर आप इन बिटवीन अगर आप आते हैं, कैप्टन की डिमांड होती है तो आप वहाँ रन कंसीड कितने करते हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन स्टिल रह जाते हैं आप पावर प्ले के बाद, और डेथ बॉलिंग जो है वो बड़ी अहम होती है कि आप उसमें क्या करते हैं। बिल्कुल सही है। एक ब्रेक पे जाना है हमें, वापस आके हम ताहिर से ये ज़रूर जानेंगे कि अभी भी हमें कोई ऑफ स्पिन का एक्सेप्शनल टैलेंट नहीं दिखा। एक्सेप्शनल तो छोड़ें, कोई टैलेंट नहीं दिखा, उसकी क्या वजूहात हैं वो ताहिर से जानेंगे। एक ब्रेक पे जाना है, जाने से पहले हम कैडबरी डेयरी मिल्क के तरफ से देखते हैं कुछ शॉट्स जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने चौके छक्के लगाए हैं और वो लगाए थे उन्होंने इस्लामाबाद टीम के अगेंस्ट, वो देखते हैं। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आकर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। Down goes the pitch, goes... Wait, says Watson, now you can run. And the ball... Oh, it's a nice looking shot. Ahmed Shahzad using his feet. Catch it! Clock stint of hitting the ball hard and... That... Oh, he's got pumped for 4. Thinking it's raced away off the blade. खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन PSL स्पेशल। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि कौन सा एक्सेप्शनल टैलेंट है जो हमने निकाला है PSL सीजन 4 से। मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे हमारे शो से निकला है टैलेंट, बट येस देयर आर सम एक्सेप्शनल प्लेयर्स दैट आर कमिंग आउट ऑफ दिस PSL। लेकिन ताहिर, आपकी तरफ जब हम आए तो हमने कहा कि ऑफ स्पिनर इस बार भी हमें कोई देखने को नहीं मिला, और हम अगर थोड़ा सा पीछे जाएं अपनी परफॉर्मेंसेस इंटरनेशनल की, अगर हम एशिया कप की परफॉर्मेंसेस देखें या हमारी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो सीरीज़ थी उसको देखें, या पिछले साल जो हम श्रीलंका से सीरीज़ हारे थे टेस्ट सीरीज़, उसकी एक रीज़न ये भी है कि आपके पास एक सकलैन मुश्ताक टाइप का या सईद अजमल टाइप का आपके पास ऑफ स्पिनर नहीं है। सो वो कहाँ से आएगा भाई? देखिए, बात ये, हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, जिस वक्त सईद अजमल खेल रहे थे, जब उन पे एलिगेशन लगा कि ये सस्पेक्टेड एक्शन है, फिर NCA के अंदर तकरीबन 38 ऑफ स्पिनर्स को बुलाया गया था, इसमें से 38 में से 38 पे बैन लगा था कि जी इनके सस्पेक्टेड एक्शंस हैं। तो एक तो क्रिकेट उनकी वहीं ख़त्म कर दी, नंबर 1। नंबर 2, जब वो क्रिकेट शुरू कर रहे थे उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं वॉच किया कि इनके सस्पेक्टेड एक्शंस हैं? अगर आप उस वक्त ही इनको मना करते या उस वक्त इनसे काम करते तो बेसिकली तो फिर उस वक्त कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप कह रहे हैं 38 ऑफ स्पिनर्स थे जिनके सबके सस्पेक्ट एक्शन थे? जी, वो सारे पाकिस्तानी ऑफ स्पिनर्स। जी, क्या बात है, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात। अच्छा ताहिर, आप जो सीजन की बात करें, 2 सीजन पहले ऐसा हुआ था कि काज़ीज़म ट्रॉफी जब हम देख रहे थे जी, तो तब ये सब कुछ हुआ था और सारे के सारे आपके जो टॉप स्पिनर्स थे वो गए थे। मुझे ये बताइए कि दूसरा करते वक्त ही कहा यह जाता है कि दूसरा करते वक्त ही एल्बो में आपके फ्लैक्स आता है। मैंने सकलैन भाई से पूछा तो वो कहते हैं कि मैं शोल्डर रोटेट कर लेता था तो मैं बच जाता था। तो दूसरा कैसे किया जा सकता है? किया जा सकता है बगैर एल्बो को फ्लेक्स किए हुए 15 से ज़्यादा? बिल्कुल आसिफ भाई, कर सकते हैं। आपके डिपेंड होना चाहिए आपके शोल्डर कितना स्ट्रॉन्ग है, शोल्डर कितना स्ट्रॉन्ग है, आपकी रिस्ट कितनी स्ट्रॉन्ग है। शोल्डर अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको कभी भी एल्बो बैंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एल्बो बैंड तभी होती है जब आपका शोल्डर वीक होता है और आप चाहते हैं कि बॉल में जान ज्यादा आए, मतलब मैं यूं फेंकूं तो ऐसे करके बॉल स्पिन हो जाए। तो जब आप ऑफ स्पिन करते हैं हम लोग नॉर्मल, तो हम पूरी जान से करते हैं, हमारा शोल्डर लगता है, मैं बेसिकली शोल्डर से बॉल करता हूँ, तो इसीलिए मेरी बॉल में थोड़ी सी जान ज्यादा आती। तो मुझे कभी भी आज तक प्रॉब्लम नहीं हुई, और क्योंकि आसिफ भाई खुद काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक को भी फॉलो करते हैं, मेरे आज तक कभी किसी एम्पायर ने मुझे एलिगेशन नहीं दी। इवन मैं पाकिस्तान ए भी खेला हूँ, वहाँ पर भी कभी मुझे किसी और दूसरी बात ये कि जब आपका जब टेस्ट हो रहा है तो आप उस वक्त दूसरा थोड़ी करा देंगे, उस वक्त तो आप नॉर्मल ही करा देंगे। सो यू हैव दिस लुकूना इन योर नॉर्मल एक्शन एज वेल, है कि नहीं? नहीं, वो असल में वो तो फिर आपको टेस्ट में बताया जाता है कि आपने यही वाली बॉल करनी है। अच्छा, अगर आप दूसरा में सस्पेक्ट हुआ तो दूसरा करें। टेस्ट से पहले होता ये है कि आपको आपकी वीडियो एविडेंस भेजा जाता है कि अंपायर या रेफरी जिसने आपको क्लेम किया है कि इसका सस्पेक्ट है एक्शन, वो ब्रैकेट बताता है कि यहाँ से यहाँ इनका एक्शन ऐसा मुझे लग रहा है। सही है। तो फिर आप जब टेस्ट में जाते हैं तो आपको राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, आपको दोनों तरफ से बॉल कराई जाती है। अच्छा। उसके बाद और फिर उसमें बहुत सारे आपको जैसे
जैसे ECG के लिए आप जाते हैं तो इस तरह से आपको ये पॉइंट सारे लगे होते हैं, हाँ। और वो फिर आपकी इमेज आ रही होती है, फिर वो आपसे सारी बॉल्स इसी तरह की। अभी हफीज़ वगैरह का जिस तरह हुआ तो मैंने फॉलो किया था कि 6 गेंदें ओवर द विकेट कराई गई, 6 गेंदें राउंड द विकेट कराई गई। उसी पेस से आप बहुत जो खास बात है असल में पेस की बात है, ये जो ताहिर भी कह रहे हैं कि वो शोल्डर पूरा लग रहा है। आपने पेस, जिस पेस से गेंद की है आपने, उसी पेस से आपने टेस्ट में भी बॉलिंग, जब आप बॉलिंग एक्शन टेस्ट के लिए जाएंगे तो वो उसी पेस से आपने बॉलिंग करनी है। बिल्कुल सही है, तो वरना तो बहुत आसान है जनाब। बिल्कुल सही बात है। आसिफ भाई, हम डिस्कशन ये भी कर रहे हैं कि जो प्लेयर्स हैं उनको अब नेक्स्ट लेवल उनके लिए क्या, उसमें डिफरेंट आप लोगों के ओपिनियंस आ रहे हैं। कुछ मतलब जनरल ओपिनियन ये है कि उनको खिलाना चाहिए बिकॉज, लेकिन वो जिस फॉर्मेट के उस फॉर्मेट पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। हमने मिकी आर्थर को कहते सुना है कि हमारे पास ज़्यादा बड़ा पूल ऑफ प्लेयर्स नहीं है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया या इंडिया से कंपेयर करें या और अच्छे टेस्ट प्लेइंग नेशन से कंपेयर करें। दूसरा, हमने सरफराज को बारहा सुना है कि अंडर प्रेशर रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि मैचेस बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे। तो आपको लगता है कि ये वक्त आ गया है कि आप जो है, अगर आप T20 से भी सिलेक्शन कर रहे हो, PSL से भी सिलेक्शन कर रहे हो, तो यू हैव टू गिव चांस टू मोर प्लेयर्स, और आप T20 के स्पेसिफिक प्लेयर्स रखें और उसमें से देखेंगे कौन से टेस्ट क्रिकेट और वनडे में सर्व कर सकते हैं आप। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्लेयर तमाम फॉर्मेट खेले, और ये भी मैं कह दूं कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर आदमी पाकिस्तान का कप्तान रहे सारी उम्र। सही है, किसी की टीम तो नहीं है ये। मैं अच्छा नहीं कर रहा तो आप मुझे रिप्लेस करके आप किसी और को बुला लेंगे ना। बिल्कुल सही बात। अब अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट है भी तब भी मतलब क्वालिटी आपने देनी है ना, क्वांटिटी भी तो हमने नहीं जाना। तो यहाँ से आपको अगर ये प्लेयर्स मिले हैं रिगार्डलेस ऑफ एनीबडी अंडर थ्रेट, वो कोई भी हो सकता है, अगर ये प्रोडक्ट जो आ रही है ये अच्छी है तो इसको चांस मिलना चाहिए। सही है। यही नहीं होता कि आपको एक अच्छे प्लेयर को चांस इसलिए नहीं मिलता कि अगर फला प्लेयर को बिठाएं कैसे। ताहिर ऑफ स्पिनर है और टीम के अंदर एक अच्छा स्टैब्लिश्ड ऑफ स्पिनर है बैठा हुआ, तो वो नहीं आ सकता। मिसबाउल हक की मिसाल है आपके सामने, वो इसलिए टीम में नहीं आ पा रहे थे क्योंकि इंतजाम भी थे, यूनुस भी थे, यूसुफ भी थे, जगह नहीं बन रही थी किसी हद तक, और बाकी प्लेयर्स की भी ऐसी मिसाल है जो सब कहते भी हैं। तो ये नहीं, पहले तो हमने ये चीज़ निकालनी है कि इंडिविजुअल को ना सोचें आप, नेशनल टीम के बारे में सोचें। इनमें से अगर ये प्लेयर्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो पाथवे बनाइए जो आज तक नहीं बना। यही लड़के ये अंडर 19 में भी खेल रहे थे। अंडर 19 में हसनैन गया था ना अंडर 19 इमर्जिंग के लिए खेलने, मलेशिया भी गया था, वहाँ क्यों नहीं बॉलिंग कराई इससे? ये सवाल होता है ना। आप ग्रेजुएट करने का तरीका अचानक PSL में नजर आया तो फिर सबको याद आया कि अरे हसनैन तो बड़ा अच्छा बॉलर है, लेकिन हसनैन तो 2015-14 से अंडर 16 में परफॉर्म करता आ रहा है। हसनैन को तो जब इनके कोच इकबाल इमाम ने आइडेंटिफाई करके दिया था तो उसके बाद फिर हसनैन आगे क्यों नहीं बढ़ा? फिर मसरूर के पास गया, अब्दुल रहमान साहब के अंडर इसने खेला, उसके बाद NCA में भी रिहैब इसका होता रहा पिछले साल। मतलब गुड थिंग इज कि स्टिल वेरी यंग, और यहाँ पे आके उनको चांस मिल रहा है कि वकार यूनुस साहब से भी मिले हैं। आपने हमें बताया कि मोइन खान साहब ने उनको वकार यूनुस से मिला है। सो गुड थिंग्स आर हैपनिंग फॉर द यंग प्लेयर्स। लेकिन सिस्टम को प्रॉपर रखें, सिस्टम को तोड़े नहीं, किसी को लाइन से आगे ना लगाएं। ठीक है, एक सिस्टम से सबको गुजारें, एक सिस्टम बना लें। बिल्कुल सही। ऐसा ना हो कि आप मतलब एक झलक आपको प्लेयर की नजर आई, आपने अंदर डाल दिया, वो टूट गया और फिर वो गायब हो गया। ऐसा ना करें। वासिफ भाई, बैटिंग टैलेंट की बात करें, उमर सिद्दीकी के हमें दिखे अच्छे बैट्समैन हैं, कीपर भी अच्छे हैं। उसके अलावा आप अगर आइडेंटिफाई करें कौन से प्लेयर्स आपको लगते हैं कि जो अच्छा बैटिंग टैलेंट हो सकते हैं? बल्कि हमें तो ये लगा कि इस बार बहुत सारे बैटिंग टैलेंट जो है वो इस बार काफ़ी अंडर द कवर लगा। जैसे हमने आसिफ अली को देखा, परफॉर्मेंस नहीं आए। दो बल्लेबाजों की रीबर्थ हुई, उमर अकमल और अहमद शहजाद। रीबर्थ हुई, बड़ा अहम टूर्नामेंट था उनके लिए, उनकी कारकर्दगी है। और रिजवान हुसैन भी बहुत अच्छे लगे, ठीक है, आंखों को, ऑल्दो के वो बड़े रन्स नहीं कर सके, लेकिन ही इज गुड, ही इज गुड, ही इज वन फॉर द फ्यूचर। और दूसरी बात ये है कि ये तो हमारी हमेशा से कहानी है, आपको मालूम है कि हमारे पास बॉलिंग का जो टैलेंट है ना वो खुदरो है, कहीं ना कहीं से आ जाता है। अभी ऑफ स्पिन की आप बात कर रहे थे, ताहिर भाई ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। बेसिकली ये जो दूसरा कल्चर आया है ना हमारे जहन में, ऑफ स्पिनर्स के दिमाग में ये रच गया, ये बस गया सकलैन भाई के बाद और फिर आफ्टर सईद भाई कि यार दूसरा नहीं कराएंगे ना तो कोई हमें पिक नहीं करेगा। तो हर बॉलर ऑफ स्पिन से ज्यादा दूसरे की तरफ चला गया। ताहिर भाई जो है वो कन्वेंशनल ऑफ स्पिनर हैं प्रॉपर। हारिस अयाज जो थे वो कन्वेंशनल ऑफ स्पिनर थे। अगर सकलैन भाई पिक नहीं होते तो शायद हारिस भाई पिक होने वाले थे उस वक्त। सलाउद्दीन सल्लू साहब ने सकलैन भाई को प्रेफर किया, जो कि बाद में एक ब्रिलियंट डिसीजन साबित हुआ कि हाँ यार इनको नहीं, इनको पिक कर लो। तो हमारे यहाँ जी हाँ, नेथन लायन वो कराते हैं, दूसरा कराते हैं, नेथन लायन नहीं कराते, वन कराते हैं जो ऑफ द विकेट सीधा, और मोइन अली भी वही कराते हैं। सकलैन भाई ने अभी रिसेंटली उनके साथ दोबारा काम किया, वो ड्रॉप होने लगे थे इंग्लैंड के टेस्ट स्क्वाड से, उसके बाद उनका जो स्ट्रेटर वन है, जो ड्रिफ्ट, वो हल्का सा बाहर ज्यादा निकल रहा है। ताहिर भाई आप इसमें रोशनी डालें कि ये जैसे अगर आप दूसरा नहीं कराते और नेथन लायन या
मोइन अली की बात हो रही है, अगर वो स्ट्रेटर वन और सिर्फ ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिन पे अपना करियर इस्टेब्लिश कर सकते हैं तो डोमेस्टिक में क्या प्लेयर्स को कोई बताने वाला नहीं था ये? देखिए सब बताने वाले होते हैं फैसल भाई, टाइम होता है कि चांस देना है किसी को। सही है। अब मैं कितने अरसे में खेलता रहा हूँ, जब हमें चांस मिला मैं एक के लिए भी खेला, मैं पाकिस्तान टीम में भी गया था, फिर मुझे वापस ड्रॉप करके सईद अजमल को ले आए थे। वेरी गुड साइन, सईद अजमल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, ये साल रहे। लेकिन सईद अजमल के उस एरे में आपने ऑफ स्पिनर क्यों नहीं बनाया, डेवलप नहीं किया? दैट्स द मेन क्वेश्चन। ये हमारा बहुत बड़ा फ्लॉ है। अच्छा दुनिया में आप चले जाएं, ऑफ स्पिनर्स को बाकायदा रेटेड करते हैं लोग कि यार ऑफ स्पिनर एक ऐसा स्पिनर होता है जो मैच चेंज कर सकता है, क्योंकि उसको बैट्समैन इजीली हिट कर सकता है। ये बैट्समैन की सोच होती है। एक अच्छा ऑफ स्पिनर किसी भी बैट्समैन को हिट नहीं करने देता। बिल्कुल सही है। एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाने से पहले हम इस्लामाबाद की बैटिंग देखते हैं अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स। वैसे तो इतनी रिफ्रेशिंग नहीं थी, लेकिन स्प्राइट प्रेजेंट्स रिफ्रेशिंग बैटिंग मोमेंट्स ऑफ इस्लामाबाद अगेंस्ट क्वेटा, वो देखते हैं। उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आके अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं पैनल के साथ। Is that shot to get him all going wrong into the gap and beautifully struck for 4. And here goes Ronke, and there goes the ball. Good sound. It's a good sound, and it's a good. Oh, that's blazed away into the fence. Oh, that is classy. But enough on it. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन PSL स्पेशल। हमारे साथ आसिफ खान, वासी हबीब और ताहिर खान। आज हमने दो खान्स को थोड़ा अलग अलग कर दिए। आसिफ भाई, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे प्लेयर्स की और एक्सेप्शनल टैलेंट की। हम उसको कंटिन्यू अगर थोड़ा सा करें, फिर हम कल वाले मैच, बल्कि परसों वाले मैच पे आएंगे जो 9th को खेला जाना है। लाहौर और इस्लामाबाद का इंटरेस्टिंग मैच है, बिकॉज 3 टीमें ऐसी हैं जो 2 प्लेसेस के लिए लड़ रही होंगी, 3rd और 4th के। फर्स्ट और सेकंड टू सम एक्सटेंट लग रहा है कि वो फाइनलाइज हो चुके हैं। क्वेटा तो हो ही चुका है टॉप 2 में, और पेशावर जो है वो ज़ल्मी जो है वो हो सकता है सेकंड रहे या 3rd पे भी आ सकता है। सो 3 टीम्स विल बी फाइटिंग फॉर 2 स्पॉट्स। उस पर हम बात करेंगे कि लाहौर इस्लामाबाद का मैच कितना अच्छा होने वाला है, क्या स्ट्रेटजीज होने वाली हैं। लेकिन हम अपनी डिस्कशन को वाइंड अप करेंगे इस बात से, और आपसे उसका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि प्लेयर्स जो है वो रेपुटेशन पे सिलेक्ट होते हैं, और बड़े प्लेयर्स होते हैं वो तो टीम में रहते हैं। ये कल्चर कैसे ख़त्म? हम देखें लाहौर में भी यासिर शाह खेल रहे हैं तो आप हसन को नहीं खिला रहे। हमने देखा कि बहुत बार के होना चाहिए। सो अगर हम PSL की टीम में बड़े नाम को बिठा नहीं सकते तो हम नेशनल टीम में अगर आप उमर सिद्दीक को खिलाएंगे, सरफराज को बिठाएंगे, आप कर सकेंगे कभी? देखें, असल में ये नेशनल टीम में आप ऐसा नहीं करते, इसलिए ये कल्चर नीचे नहीं आ रहा। ठीक है। अगर आप ये नेशनल टीम में करना शुरू कर दें तो फिर ट्रिकल डाउन उसका होगा। सही है। नेशनल टीम में नहीं होता, ये तो फिर भी बिजनेस है। ये तो मेरा आपका पैसा लगा हुआ है, आपकी टीम है, तो आपसे मैं नहीं पूछ सकता। ओके, यस, ठीक है। और फिर आपकी कंस्टेंट्स ये भी तो है ना कि आपको इतने एक इमर्जिंग खिलाना है, 4 फॉरेन प्लेयर्स खिलाने हैं, बाकी आपको कॉम्बिनेशन पूरा बनाना है। तो उस कॉम्बिनेशन की आड़ में बहुत कुछ हो सकता है, हो जाता है। लेकिन आपको ये कल्चर नेशनल टीम में लाना होगा कि आप कोई भी प्लेयर मुस्तकिल नहीं है। अगर कोई थक रहा है, आपको लग रहा है, और कोच खुद भी कह रहे हैं कि प्लेयर थके हुए हैं, तो आपको पिछली सीरीज में आराम देना था। अब जब आप ऐलान करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज का, तो हम सुन रहे हैं कि आराम देंगे अब आप प्लेयर्स को। लेकिन फिर ऐसी बातें भी आ रही हैं कि प्लेयर खुद कह रहा है कि मैंने आराम नहीं करना। तो फिर आप कहाँ खड़े हैं? जब आपने ये कल्चर पहले बनाया होता, अगर कि जब हम कह रहे हैं कि आराम करना है तो करना है। इसका मतलब आज भी टीम में वैसे ऐसा है कि अगर मैं एक सीरीज़ नहीं खेलूंगा तो कोई और मुझे रिप्लेस कर लेगा, चाहे मैं सरफराज अहमद हूँ, चाहे मैं कोई भी बड़ा नाम हूँ, शोएब मलिक हूँ। सो डू यू थिंक दैट काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी इज स्टिल देयर इन द टीम? जी हाँ, इनसिक्योरिटी तो पूरी हमारे कल्चर में है, और टीम की है। आप ये अजहर अली कप्तान थे, और जिम्बाब्वे में आप जाए, टूर था आपका, और हज पर जाना था, तो इनसे कहा गया कि आप हज के बाद आएंगे, आप फ़ौरन कैसे टीम ज्वाइन करेंगे? तो स्ट्रेट अवे सरफराज, असद शफीक और अजहर अली तीनों ने कहा कि नहीं, हम ज्वाइन कर लेंगे भाई, वरना हमारी प्लेसेस जो है वो दाव पे लग सकती हैं। जी हाँ, सही बात है। तो ये तो हमारे कल्चर में है। और हम असल में रास्ता देने वाली रिवायत जो है ना कि नौजवान टैलेंटेड प्लेयर्स अगर ग्रूम होंगे एक आधा ऐसी सीरीज खेल के इस क्रूशल मूवमेंट पर, उनके अंदर ये चीज़ होगी कि यार क्या पता मैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी कोई परफॉर्मेंस दे दूँ तो मैं वर्ल्ड कप के लिए पिक हो जाऊँ।
तो ये आपको डेवलप करने की जरूरत है। बड़े सवालों के जवाब मिलते हैं कि एक प्लेयर अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके नहीं जाता तो फिर वो इनसिक्योरिटी भी रहती है। एग्जैक्टली। और अगर आप इंटरनेशनली बहुत सारे प्लेयर्स को देखें तो वो इतने इनसिक्योर नहीं होते बिकॉज उनका टैलेंट उस लेवल का होता है कि नए को वहाँ पहुँचते पहुँचते सालों लगते हैं। इनिशियल क्रेडिबिलिटी है ना फैसल भाई, आप उसे लेके कहीं एंटर हो गए, अब ये आपका काम है हाउ टू आप उसको रिटेन कैसे करेंगे, हाउ टू इनहेंस इट। वेरी ट्रू, ये जो है ना बड़ा टफ है। हाँ, मैं बहुत देर से कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट्स को देख रहा हूँ बिकॉज कराची की टीम जो कराची आ चुकी है और कराची का जो प्लैटिनम स्पॉन्सर है वो कैडबरी डेयरी मिल्क है। सो हम थोड़ी सी सेलिब्रेशन करते हैं। आसिफ खान साहब अगर आप इजाज़त दें, कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट खोलते हैं। आज आप ये नहीं कह सकते कि मैं फिर खिलाता नहीं हूँ इस शो के बाद। सो लोगों ने बड़ा मुझे सवाल किए कि यार तू वहाँ पे मेमन पना करता है। सो आई डोंट डू इट। और सो दिस सेलिब्रेशन इज फ्रॉम कैडबरी डेयरी मिल्क बिकॉज कराची टीम हैज़ कम टू कराची और उम्मीद करते हैं कि कराची की अच्छी परफॉर्मेंसेस। और ताहिर खान, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम फिर लाहौर इस्लामाबाद के मैच पे आएंगे। कराची से डू यू थिंक के लोगों की जितनी एक्सपेक्टेशन है, टीम तो अब टू सम एक्सटेंट बन गई लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि यार कराची के मैचेस बड़े मुश्किल हैं बिकॉज उन्होंने क्वेटा से खेलना है, उन्होंने पेशावर से खेलना है। डू यू थिंक कि ये हर्डल हो सकता है कराची के लिए? देखिए, जब आप टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तो उस वक्त एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। आपको पता है ये एकदम कॉम्बिनेशन नहीं बनता। जब आपके फॉरेनर्स भी आते हैं, आपके पे दूसरे कैटेगरी के प्लेयर्स भी आते हैं। फिर हमने एक मैच में ये भी देखा कि जी उमर खान को भी मैच खिलाया लेकिन बॉल नहीं कराई, तो ये भी एक सेटबैक नजर आया है। मतलब कैप्टनसी का भी वहाँ पर है, प्लस मैनेजमेंट का भी है। मैनेजमेंट को भी सवाल करना चाहिए। कराची में मैचेस हैं डेफिनेटली। यहाँ मैं एक चीज़ का ज़रूर जिक्र करूँगा यहाँ पर, क्योंकि फैसल इकबाल बैटिंग कंसल्टेंट है उनके, तो फैसल इकबाल ने बहुत क्रिकेट यहाँ पर खेली है। तो डेफिनेटली वो फॉरनर प्लेयर्स को ज़रूर गाइड करेंगे यहाँ चीज़ पिचेस के बारे में कि पिच किस वक्त कैसे खेलती है। ये डेफिनेटली एक बड़ा रोल होगा। आसिफ भाई के दिमाग में बहुत सारे इस पे सवाल आए होंगे। कॉलिन इकरम को 127 तो करवा दिया फैसल इकबाल ने। सो अब क्या करवाने वाले हैं वो? अब ये है कि वो कोशिश करेंगे कि एक दफा फिर कराएं और बाकी लोगों से तो आपको पता है ना फॉर्मूला, यहाँ आना पड़ेगा लाइन। हाँ, यहाँ आना पड़ेगा। हाँ, वो लाइन पे आएंगे। कोशिश करेंगे कि हम फैसल से भी बात करें और दूसरे जो टीम्स के लोग हैं। He was smart enough to have, you know, discuss things with us. आसिफ भाई, इस्लामाबाद और लाहौर टू सम एक्सटेंड ये मैच जो है नॉकआउट गेम है। अगर लाहौर यहाँ नहीं जीतता तो मेरे ख्याल में फिर वो उसके चांसेस मुश्किल हो जाते हैं बिकॉज इस्लामाबाद के फिर 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। कराची ऑलरेडी 8 पॉइंट्स पे है, वो एक गेम ले लेते हैं तो वो भी 10 पे फिनिश कर जाएंगे। सो डू यू थिंक लाहौर के लिए बहुत क्रिटिकल मैच है? पॉइंट टेबल भी हमारे व्यूअर्स देख सकते हैं। लाहौर राइट नाउ इज ऑन 6 पॉइंट्स, कराची इज ऑन 8, इस्लामाबाद इज ऑन 8। सो थर्ड फोर्थ की जो टीमें हैं वो 2 पॉइंट्स आगे हैं लाहौर से। और लाहौर का जो नेट रन रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। कराची से बेहतर है लेकिन इस्लामाबाद से बुरा है। सो लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस। बिल्कुल, अगर लाहौर ये मैच नहीं जीत पाती तो फिर कराची भी ना जीते मैच। कराची अगर अपने दोनों मैच हार जाती है और लाहौर एक मैच भी जीत जाती है तो उसके चांसेस बनते नज़र आ रहे हैं। कुछ उनको चांस बनेगा लेकिन अगर मगर वाली सिचुएशन आ जाएगी। लाहौर को दोनों ही मैच कोशिश करें कि वो जीतें। उनकी कॉम्बिनेशन है ऐसा, एक प्लेयर उनका नहीं आ रहा, ठीक है, वो प्लेयर नहीं है तो नहीं है। अब उनको आगे बढ़ने की जरूरत है, अपना कॉम्बिनेशन बेहतर बनाएं। एक प्लेयर तो नहीं, धचके तो बहुत लगे हैं बेचारों को। हफीज़ नहीं है, एबी डिविलियर्स नहीं आ रहे। सो थोड़ी और लाहौर में उनके होम ग्राउंड पे मैचेस भी नहीं हो रहे। लाहौर में मैचेस बहुत सारी उनकी तैयारी थी लेकिन खैर अब ये इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस लीग। अब तो ऐसा ही है, इसी में खेलना है। कराची में उनको अच्छी इन्वायरमेंट मिलेगी, अच्छी पिच मिलेगी, सही है, अच्छी उनको बाउंड्रीज भी छोटी हैं तो गो फॉर इट। सही है। वैसे आपको लगता है कि ये जो ब्रेक थोड़ा सा मिला है ना ये इस्लामाबाद के लिए बड़ा अच्छा है बिकॉज हमने देखा कि मोहम्मद समी जो है फुली फिट नहीं थे, आपके शादाब जो है, दोनों कप्तान जो है इस लीग के, वो दोनों आपकी टीम के वो फिट नहीं थे। और हमने देखा टू सम एक्सटेंट हुसैन तलत की भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, आसिफ अली की भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो वो टाइम जो मिला है उसमें वो अपना रीगेन कर सकेंगे चीज़ें और अब अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। रीग्रुप हो गए होंगे और यकीनी तौर पर यहाँ आएंगे और वही यहाँ से बहुत अच्छी उनकी हैप्पी मेमोरीज हैं इस ग्राउंड में। डिफेंड जो किया कर रहे हैं टाइटल, तो लास्ट ईयर यहीं जीते थे। बिल्कुल सही बात। और समी भी यकीनी तौर पर होम टर्फ है उनकी, यहाँ आके बड़ा खुश होंगे क्योंकि बिलोंगिंग तो उनकी यहीं से, पूरी जिंदगी यहीं से क्रिकेट खेली उन्होंने। इसी तरह से रोमान भी यहीं की प्रोडक्ट हैं और रोमान भी मौजूद हैं और यकीनी तौर पर ये बड़े मैचेस आ रहे हैं ना, तो आई थिंक कि अब यहाँ पे बड़े प्लेयर्स का रोल क्रूशल हो जाएगा। रोंकी, रोमान रईस, समित पटेल, आसिफ अली, हुसैन तलत, स्टिल मैं ये नहीं समझता कि अभी वो बड़े प्लेयर हैं। अभी तो वो कहते हैं कि मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूँ। आप जानते नहीं है फैसल भाई, तो मेरा उनसे एक काउंटर क्वेश्चन है कि आप कुछ ऐसा भी कीजिए कि हम सब आइडेंटिफाई करने कि हम बोले खुद ही कि यू आर अ बैटिंग ऑलराउंडर। बिल्कुल सही है। ताहिर भाई, योर लास्ट पॉइंट, फिर हमें इजाजत लेनी है कि
क्या मैच एक्सपेक्ट करना चाहिए? वैसे तो हम कल भी काफ़ी डिटेल में बात करेंगे लाहौर इस्लामाबाद से, बट व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस गेम? देखिए डेफिनेटली एक अच्छा काउंटर होगा दोनों के दरमियान और दोनों ही विनिंग के लिए जाएंगे चाहे कुछ भी हो। फ़खर जमान की कैप्टनसी का बड़ा रोल होगा क्योंकि लास्ट में जो उनसे थोड़े से मैं कह रहा हूँ ब्लंडर्स, इसीलिए कह रहा हूँ कि जब आपके एक मेन बॉलर आउट कर रहा है और रिदम में है तो डेफिनेटली आपको गो थ्रू जाना चाहिए। अगर आपको विकेट मिलेंगी T20 में तभी आप मैच जीतेंगे, ब्लॉक करके आप मैच कभी भी नहीं जीतेंगे। ताहिर भाई बहुत शुक्रिया, वासे आपका भी शुक्रिया। आसिफ खान साहब वेरी थैंकफुल टू यू, शो पे आप हैं हमारे साथ। तो व्यूअर्स हम यहाँ वाइंड अप करेंगे शो, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद करते हैं कि कराची की तैयारियाँ ऐसे ही स्पीड अप रहें और हमारे पास अच्छी चीज़ें हों कराची की तैयारियों के हवाले से, और जो 8 मैचेस होने कराची के उसके हवाले से। कीप वॉचिंग आवर शो, वील सी यू टुमारो।